Hello friends, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about lecture 17. This is 12th standard topic. Actually guys, आज हम लोग क्लास 12th की लेक्चर जो है 17 को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और यह लेक्चर चैप्टर बायोमॉलिक्यूल का है। चैप्टर बायोमॉलिक्यूल का 17 लेक्चर है और इस वीडियो में हम लोग बायोमॉलिक्यूल को कंप्लीट रूप में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें से कुछ टॉपिक अभी बचा हुआ था जो मैं नहीं बताया था, उस टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना है उसका नाम है बच्चों, नाम देखिएगा, नाम है उसका न्यूक्लिक एसिड। खूब अच्छे से देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो डिफिनीशन आप देख रहे हो न्यूक्लिक एसिड की, दिया है द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स and another type of biomolecules called nucleic acids. I repeat again about the definition of nucleic acids. The particles in which you can say in another word about nucleic acids, the particles in nucleus of the cell which are responsible for heredity are called chromosomes which are made up of proteins and another type of biomolecules are called nucleic acids. इसका मतलब बच्चों ये हुआ, कह रहा है द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, किसी सेल के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हेरिडिटी के लिए। ठीक है, और इसी हेरिडिटी को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो होता है विच आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ का मतलब हुआ क्रोमोसोम्स बना होता है किससे, ऑफ प्रोटीन से। क्रोमोसोम प्रोटीन से बना है। और इसी प्रकार दूसरे टाइप के बायोमॉलिक्यूल को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। सो गाइज एक बार मैं डिफिनीशन आपको, और मैं सोच रहा हूँ एक बार डिफिनीशन आप अच्छे से और देख लीजिए। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड कहता है द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके टाइप। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे कि नोट भी है कि दीज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप का नाम क्या है? नंबर 1 है डीएनए, नंबर 2 है आरएनए। वैसे बच्चों आप लोग अभी तक 12th के पहले भी डीएनए आरएनए के बारे में कुछ न कुछ जानते हो, लेकिन हम लोग आज इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, कैसे डीएनए आरएनए का केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए बच्चों डीएनए आरएनए कैसा शुगर है। तो डीएनए एंड आरएनए एक पेंटोज शुगर है। कैसा शुगर है? पेंटोज शुगर। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए आर पेंटोज शुगर। तो आपको भूलना नहीं है, डीएनए और आरएनए एक पेंटोज शुगर है। और डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? बच्चों मैं आपको बता रहा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे सुनिएगा। ठीक है, द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड, आपको मालूम है आर कॉल्ड प्रोटीन। देखिएगा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट in the nucleus of the cell which are responsible for heredity are called chromosomes and chromosomes are made up of proteins and another type of biomolecules are called nucleic acids. Then अब आप न्यूक्लिक एसिड की डिफिनीशन आप बता दिए। बताने के बाद बच्चों अब आप क्या बताओगे? अब आप बताओगे टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मेनली कितने टाइप में डिवाइड है? तो आपका आंसर होगा कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप में डिवाइड है, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए आरएनए कैसे शुगर हैं पहले आप ये बताइए। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर पेंटोज शुगर, दोनों पेंटोज शुगर हैं। डीएनए एंड आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या कह सकते हो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, या कह सकते हो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दोनों सही है, चाहे आप राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलो, चाहे आप राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलो, चाहे आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलो, चाहे आप इसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हो। तो बच्चों ये हमने टाइप पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए ठीक है,
इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर मैं आपको ट्रिकी मेथड से बताना चाह रहा हूँ बच्चों। ट्रिकी मेथड से कैसे आप जानेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो, और मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इनका बहुत सिंपल तरीके से ट्रिकी मेथड से बताना चाह रहा हूँ। चलिए देखिएगा, पहले स्ट्रक्चर मैं आपको डीएनए का बता रहा हूँ। डीएनए कैसे पहचानेंगे, जैसे ये कहता है बच्चों कि आपको मालूम होगा, जैसे ये कहता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर, तो बच्चों जैसे आप डीएनए का स्ट्रक्चर बताओगे कैसे, कहता है पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब कितने साइड होंगे, पेंटोज का मतलब पेंटागोनल, पेंटागोनल का मतलब हुआ 5 साइड। तो कैसे 5 साइड आप दिखाएंगे, आप अच्छे से देखिए, एक ऑक्सीजन पहले लगाइए और 5 साइड दिखाइए, 1 2 3 4। थोड़ा सा इसको और बेटर तरीके से बनाना चाहिए हमको, आपको देखिएगा, ऑक्सीजन के एक साइड में 1 2 3 4 5 साइड हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक साइड और बना लो, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, तो मैं अब इसमें मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको ये अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए का मैं फिर से बनाना चाह रहा हूँ बच्चों। आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर मैं बहुत सिंपली तरीके से बताना चाह रहा हूँ, जिससे बहुत आसानी से आप बना सको। तो स्ट्रक्चर जो है डीएनए का कैसा होता है, पहली बात तो आपको मालूम है डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो पेंटागोनल होता है, पेंटागोनल। ठीक है, पेंटागोनल शेप होता है इसका। ठीक है, पेंटागोनल मीन्स 5 साइड शेप होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो होता है, यह एक पेंटोज शुगर है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले आप ऑक्सीजन नोट करेंगे, इसके बाद आप पेंटागोनल 5 साइड दिखाइए, जैसे 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड। ओके, तो बच्चों ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम एक काम करेंगे, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ओके 5। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लिया जाए, थोड़ा सा कुछ चीज़ें, यस, जैसे देखिए ये थोड़ा सा ये। ठीक है, चलिए बच्चों अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिएगा ये, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा पेंटागोनल कैसे हो रहा है, देख रहे हैं आप अच्छे से। ठीक है, आप अच्छे से देखते रहिएगा स्ट्रक्चर को, जिससे मज़ा आ जाए समझने में आपको। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और मेंटेन कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को, देखिएगा ये पेंटागोनल हो गया बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर कुछ है थोड़ा सा। अब आप एक काम करेंगे, इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा कलर में आप थोड़ा सा जैसे दिखा सकते हो, जहाँ जहाँ थोड़ा सा ये पूरा चारों साइड से बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ये पेंटागोनल बन के रेडी हो गया, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ही ना रहे। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, फिर से ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 साइड हो गया बच्चों। अब एक काम करते हैं, अब दूसरा रूल क्या आपको करना है, हमको नंबरिंग आफ्टर ऑक्सीजन से करना पड़ता है, ऑक्सीजन के जस्ट बाद पोजीशन ये यहाँ से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइनिंग ऐसे ड्रा करेंगे, जितने कॉर्नर हैं 1 2 3 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 कॉर्नर पे एक लाइन ड्रा करो, 1 2 3 4 लाइन ड्रा हो गया। लाइन ड्रा करने के बाद इसमें क्या काम करना है बच्चों, आप अच्छे से देखते रहिएगा, देखिएगा। पहले जैसे डीएनए का बनाना है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक ट्रिक आप अपनाइए, ट्रिक क्या है, डीऑक्सी, डी का मतलब दो, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो एक काम करिए, मैं आपको एक तरीका पहले बना रहा हूँ। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक ग्रुप लगाएंगे CH2OH। ठीक है, इधर लगाएंगे, तो वहीं सेम चीज़ हम इधर भी वहीं लगाएंगे, CH2OH लगा लिए, अच्छे से देखते रहिएगा। CH2OH इधर हो गया, इधर भी ये भी अच्छी है, CH2OH इधर भी हो गया। इसके बाद हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते रहिएगा अच्छे से, देखिए इधर भी ऊपर CH2OH, इधर भी ऊपर CH2OH। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम H लगाएंगे, समझते रहिएगा बच्चों अच्छे से, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो भाई, मज़ा आ जाए समझने में। या आप ऐसे भी बना सकते हो, इससे भी और सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले आप क्या करेंगे,
सबसे पहले देखिएगा बच्चों, पहले एक एक का बनाओ तभी मज़ा आएगा, दोनों मज़ा नहीं आएगा, एक एक का बनाते हैं। पहले हम डीएनए का बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहले हम स्ट्रक्चर डीएनए का देखते हैं। तो डीएनए का जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, डीएनए का, ठीक है। हम लोग डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, आपको आ जाना चाहिए। ऑक्सीजन नोट करिए, 5 साइड दिखाइए, 1 2 3 4 5, हो गया 5 साइड, ठीक है। चलिए 5 साइड। अब एक काम करते हैं, 5 साइड के बाद जितने कॉर्नर हैं उस पर एक लाइनिंग ड्रा करो, इधर 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 इधर, चारों कॉर्नर पे लाइनिंग ड्रा हो गया। इसके बाद इसमें ग्रुप क्या लगाना है ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बेस लगाया जाता है। क्या लगाते हैं बच्चों? बेस। बेस के नीचे एच, ठीक है। और इधर क्या लगेगा मैं बता रहा हूँ, इधर होता है CH2OH। ओके, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम नीचे की साइड में एच लगा देंगे, एच लग के रेडी हो गया। अंदर में क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चाहे आप डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना, चाहे आप आरएनए का स्ट्रक्चर बनाना, दोनों केस में अंदर में एच एच ही रहेगा। क्या रहेगा? एच एच, ठीक है। लेकिन जब डीएनए की बात करेगा तो कहता है D2D-ऑक्सीराइबो, मतलब 2 का मतलब दूसरे पहला पोजीशन ये मान लो, दूसरा ये मान लो, दूसरे पोजीशन पे कहता है 2D-ऑक्सीराइबो का मतलब है कि डी का मतलब डाई पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे सेम ग्रुप लगा हो। जैसे अंदर में यदि हाइड्रोजन है तो बाहर भी सेकंड पोजीशन पर आपको हाइड्रोजन ही लगा दीजिए, तो दोनों साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो जाएगा, और अगले पोजीशन पे OH लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा किसका स्ट्रक्चर बच्चों? डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बेस के स्थान पे आप क्या लगा सकते हो? OH, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया किसका? डीएनए का। तो यही स्ट्रक्चर है डीएनए का। डीएनए के स्ट्रक्चर में बस यही ध्यान देना है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो का एक ट्रिक न मान लिया करो, बस डी का मतलब डाई, डाई मीन्स सेकंड पोजीशन पे सेम ग्रुप, बस एक ट्रिक लगाओ, बाकी कुछ नहीं लगाना है। क्या लगाना फिर से देखो, आपकी मैं बहुत तेज़ी के साथ आपको रटाऊंगा। ऑक्सीजन नोट करिए, 5 साइड दिखाइए, 5 साइड दिख जाए, दिखा 5 साइड। चलिए एक एक लाइनिंग ड्रा करो, सभी कॉर्नर पे ड्रा हो गया। अब क्या काम करेंगे बच्चों, मैं जो बताता चल रहा हूँ वहीं चलिए। सबसे पहले अंदर में चलिए, सेकंड पोजीशन देखिए, 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन में कहता है कि डीएनए में क्या बोलेगा, डीएनए में क्या बोलता है समझिएगा, डीएनए का मतलब डी का मतलब डाई, डाई मतलब सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे सेम ग्रुप होना चाहिए। तो अंदर में अगर एच है तो बाहर भी एच ही होगा। वैसे चाहे डीएनए का स्ट्रक्चर हो या आरएनए का हो, अंदर साइड में केवल एच ही रहता है, तो एच है तो बाहर भी एच होगा। बाकी अदर पोजीशन जो डीएनए का होगा वहीं सब आरएनए का होगा, एग्जैक्ट सेम। जैसे ऊपर कोई बेस है तो बेस मान लो OH है, और नीचे क्या है? एच है, इधर भी एच ही है, और अंदर में दोनों में एच रहता ही है। जैसे यहाँ पे एच है तो यहाँ पर भी अंदर में एच ही होगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है? OH। केवल सेकंड पोजीशन पे सेम होगा, आपको बार बार बता रहा हूँ, केवल सेकंड पोजीशन, यही है सेकंड, केवल सेकंड पोजीशन पे बच्चों सेम ग्रुप लगेगा। सेम का मतलब अंदर में अगर यहाँ एच है तो बाहर भी एच ही होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए सेकंड पोजीशन पे, तभी कहता है डीएनए। डी का मतलब डी मीन डाई, डाई मीन सेकंड पोजीशन पे सेम ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर आपको मालूम है क्या लग जाएगा? CH2OH। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। वैसे 31 को लॉकडाउन ख़त्म होगा अपने यहाँ, तो लॉकडाउन के बाद मैं आपको बोर्ड पे सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप एक बार अच्छे से समझ लो बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आरएनए का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। आरएनए का स्ट्रक्चर मैंने बताया कि आरएनए का भी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम होता है डीएनए की तरह, केवल एक चीज़ में चेंजिंग कर दो बस। क्या चेंजिंग कर देंगे देखते रहिएगा अच्छे से बस। जैसे मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर पहले दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। मैं आपको बच्चों ये बता रहा हूँ कि आपको बच्चे से पहले देखिएगा। पहले अब यहाँ पे हम 2 पेंटोस शुगर पहले बना लेते हैं। चलिए एक पेंटोस और एक इधर बना लो। 5 साइड दिखा दो भाई, 5 साइड दिख गया होगा। अब सभी पे एक एक लाइनिंग छोटा छोटा ड्रा करो, 1 इस पे 2 इस पे 3 सभी कॉर्नर पे। चलिए कॉर्नर 2 3 सभी कॉर्नर पे मैंने भी ड्रा कर लिया। अब मैं देखो समझिएगा, सपोज करिए कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम लोग डीएनए का बना रहे हैं। तो डीएनए में क्या है, सबसे पहले कोई बेस लगेगा, बेस के बाद बच्चों क्या लगता है देखते रहिएगा अच्छे से, बेस के बाद नीचे एच लगेगा,
और लेकिन डीएनए में कहता है डी एन डी मतलब डाई, डाई मतलब सेकंड पोजीशन पर सेम ग्रुप। तो भाई डीएनए का हो या आरएनए का हो, अंदर में एच ही एच होता है, तो एच एच यहाँ, तो यहाँ पर भी एच एच होगा। और सपोज करिए ये स्ट्रक्चर हम किसका बना रहे हैं बच्चों, आरएनए का बना रहे हैं। दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज करिए ये आरएनए का है और ये डीएनए का है। अंतर दोनों में क्या है भाई, इधर बेस है इधर भी बेस ही है। अच्छे से देखते रहिएगा बच्चों, इधर बेस है तो आपका जो है इधर भी बेस ही है, ओ एच इधर भी है, लो ये बेस तो इधर बेस, इधर एच तो इधर भी एच, ठीक है। अंदर में एच तो अंदर में भी यहाँ एच, ठीक है। ऊपर CH2OH लग गया, CH2OH ऊपर लग गया, तो यहाँ पर भी देखो CH2OH लग गया, CH2OH यहाँ पर भी लग गया। यहाँ पे H लग गया तो यहाँ पर भी H लग गया। यहाँ पे OH लग गया तो बच्चों यहाँ पर भी OH लग गया, ठीक है। अब बात समझना क्या है, यही ध्यान देना है। डीएनए में कहता है, डीएनए में बच्चों कहता है डी मतलब डाई, डाई मीन्स सेकंड पोजीशन पे सेम ग्रुप, मतलब अंदर में एच तो बाहर भी एच, सेम हो गया कि नहीं, ये देखो सेम सेम लग गया। यही डीएनए में चेंज है बस आरएनए से, बाकी सेम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है डीएनए आरएनए का, काफ़ी सेम है। लेकिन आरएनए में ऐसी कंडीशन नहीं आती है। आरएनए में कहता है कि डी नहीं कह रहा, कि देखो डीएनए में कहता है डी, डी मतलब डाई, ये ट्रिक मैं समझा रहा हूँ बच्चों आपको। डी एन ए डी मतलब डाई पोजीशन पे सेम ग्रुप, तो मान लो पहला पोजीशन ये है दूसरा ये है, सेम अंदर में एच रहेगा ही दोनों में, चाहे डीएनए चाहे आरएनए का, तो अंदर में एच है बाहर भी एच, ठीक है। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं है। आरएनए में कहता है कि नहीं, आरएनए में कहीं डाई पोजीशन पे सेम नहीं बोल रहा, मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर OH है तो यहाँ पर भी OH, बस बाकी सेम स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, केवल एक पोजीशन पे जो ग्रुप लगा है बस इसी में चेंजिंग आती है, ठीक है। कहाँ पे, ये जो ग्रुप लगा है यहाँ पे अंदर में एच एच, अंदर बाहर एच ही एच होगा, और इसमें अंदर तो एच होता ही है, बाहर OH हो जाएगा। बाकी ये स्ट्रक्चर आरएनए का होगा और ये स्ट्रक्चर डीएनए का होगा। तो बच्चों यही स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा, ये देखिएगा, आप अच्छे से देखते रहिएगा, देखिएगा कि ये डीएनए का है और ये आरएनए का है। चलिए इनमें देख लिया जाए। डीएनए के स्ट्रक्चर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा देखिएगा कि पेंटोज शुगर देखो ऊपर O है और इधर देखो बॉन्ड लगा है 5 साइड से, इधर भी ऐसे 5 साइड है, समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 साइड है ना, सेम स्ट्रक्चर जैसे मैं बनाया था। ऊपर बेस लगा है, इधर H है, इधर CH2OH है, इधर भी H है, इधर भी OH है, इधर भी H है, इधर भी CH2OH है, इधर भी H है। काफ़ी चीज़ें आपको सेम दिख रही होंगी। अंदर में दोनों में OH है तो यहाँ इसमें भी दोनों में HH होगा, क्योंकि डीएनए आरएनए दोनों के पेंटोज शुगर में इनर साइड में H होता है, ठीक है। चलिए इधर OH है इधर भी OH है। बस डीएनए की बात अगर कर गया तो जान लो कि पहला पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है। बच्चों देखिएगा, आप अच्छे से देखिएगा कि पहला पोजीशन ये है, दूसरा ये है। मैंने पोजीशन भी काउंट करा दिया, देखो ये नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन। तो कहता है डाई, डाई का मतलब 2 पोजीशन पे। अच्छा एक ट्रिक और है समझने का बच्चों, कैसा देखिए ट्रिक क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम कहते हैं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका नाम होता है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। क्या बात है, देख के ही समझ में आ जाएगा। बीटा D2, टू मतलब सेकंड पोजीशन पे सेम ग्रुप लगा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सेकंड पोजीशन ये शो कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे सेम ग्रुप। तो मैंने बताया डीएनए आरएनए दोनों के स्ट्रक्चर में अंदर में तो H साइड होगा, H होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अंदर में सेकंड में H है तो डीएनए का होगा, बाहर भी H होगा, क्योंकि अंदर बाहर में 2 कह रहा, 2 पर पोजीशन पे सेम ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखिएगा अंदर में भी H बाहर में भी H, केवल यही डिफरेंस है बस। तो अंदर में H बाहर में H, अगर दोनों में अगर 2 पोजीशन पे लगा है तो समझ लीजिए स्ट्रक्चर डीएनए का है। लेकिन अंदर में H बाहर में OH लग गया तो आरएनए का हो जाएगा। और आरएनए का जो नेम होता है बेटा बीटा डी राइबोज नाम होता है। क्या नाम है, बीटा डी राइबोज। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है आरएनए का और ये स्ट्रक्चर हो जाता है डीएनए का। तो बच्चों स्ट्रक्चर आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कतें होगी तो मैं अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर को अभी मैं 31 के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं बोर्ड पे आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। 1 या 2 अगस्त से मैं बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दूँगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा अभी हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, ध्यान देना है हमको, आपको आगे है थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। कहता है डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसिस। तो डीएनए और आरएनए किसके पार्ट हैं बेटा, तो आपका आंसर होगा सर डीएनए एंड आरएनए, ठीक है।
ये दोनों पार्ट हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के। किसके हैं बेटा, न्यूक्लिक, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट हैं, डीएनए एंड आरएनए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। तो डीएनए भी पेंटोज शुगर, आरएनए भी पेंटोज शुगर है, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, समझ लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हम देखते हैं बेटा कि डीएनए और आरएनए जो है ये दोनों हैं क्या, ये दोनों 4 बेस को कंटेन करते हैं, ठीक है। डीएनए भी अपने पास 4 बेस रखता है, आरएनए भी अपने पास 4 बेस रखता है। खूब अच्छे समझिएगा, डीएनए कितने बेस रखता है अपने पास 4, आरएनए कितने बेस रखता है अपने पास 4। तो डीएनए के पास भी 4 बेस है, आरएनए के पास भी 4 बेस है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, डीएनए के पास 4 बेस है, आरएनए के पास भी 4 ही बेस हैं, लेकिन डीएनए और आरएनए के दोनों के स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 बेस आपस में सेम होते हैं। फर्स्ट 3 बेस आपस में क्या होते हैं बेटा, सेम। लेकिन फर्स्ट 3 और लास्ट के दोनों के बेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, समझ लेते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होगा मैं बोर्ड पे समझाऊंगा बेटा, इसमें समझ में आपको कम आएगा, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर पे जो बचा है मैं बोर्ड पे बता दूंगा। वो उतना स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आता भी नहीं है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ इतना आप अच्छे से तैयार करो जिससे दिक्कत ना हो। और अगर स्ट्रक्चर कुछ कम आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको बोर्ड पर बता दूंगा, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ओके बेटा, तो चलिए आपको समझ में आ रहा होगा डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसिस, ठीक है। तो डीएनए आरएनए दोनों 4 बेस कंटेन करते हैं। कोई क्वेश्चन करता है डीएनए कितना बेस कंटेन करेगा, तो भाई 4 करेगा, आरएनए कितना करेगा, तो भाई 4 करेगा, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए के दोनों के स्टार्टिंग के 3 बेस आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। लास्ट के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। चलिए वो देख लिया जाए। चलिए, एक साइड हमने लाइनिंग मेंशन किया और एक साइड हमने एक साइड में डीएनए का बेस नोट कर रहा हूँ और दूसरे साइड बच्चों में आरएनए का बेस नोट करूँगा, ठीक है। दोनों में हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए, डीएनए का जो पहला बेस है उसका नाम है एडेनिन, या आप कह सकते हो एडेनाइन। तो डीएनए का जो फर्स्ट बेस है उसका नाम है एडेनाइन, सिंबल भाई ए है। और आरएनए का भी जो फर्स्ट बेस है उसका भी नाम एडेनाइन है, उसका भी सिंबल ए है। तो कहने का सेंस अभी मैं आपको बताया भी था, डीएनए और आरएनए दोनों के स्टार्टिंग के 3 बेस आपस में सेम होते हैं। तो भाई इसका पहला एडेनाइन तो इसका भी पहला एडेनाइन। और डीएनए का दूसरा बेस है ग्वानाइन जिसका सिंबल जी है। तो आरएनए का भी दूसरा बेस ग्वानाइन है, इसका भी सिंबल क्या है, जी है। अगला आप देख रहे हैं कि डीएनए का जो तीसरा बेस है उसका नाम है साइटोसिन और जो आरएनए है उसका भी तीसरा बेस है साइटोसिन। तो हमने आपको अभी यही चीज़ बताया बच्चों कि डीएनए और आरएनए के दोनों के स्टार्टिंग के 3 बेस आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो स्टार्टिंग के 3 बेस डीएनए में है वहीं स्टार्टिंग के 3 बेस आरएनए में होते हैं। लास्ट बेस डिफरेंट होते हैं। डीएनए का लास्ट बेस का नाम है थायमिन और आरएनए का लास्ट बेस का नाम है यूरेसिल, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। चलिए इस पे, और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। राइट द नेम ऑफ बेसिस विच आर डिफरेंट फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए के बेस को नोट करिए जो दोनों में डिफरेंट हो। तो डीएनए का बेस होगा थायमिन और आरएनए का बेस होगा यूरेसिल। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें दिया है क्या, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर पेंटोज शुगर। डीएनए आरएनए दोनों पेंटोज शुगर हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे अगला हेडिंग है, आपको नोट करना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बच्चों देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हेडिंग नोट कर लीजिएगा, उसके नीचे नोट करिएगा, न्यूक्लिक एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड। खूब अच्छे से नोट करो बेटा, क्या हेडिंग है, हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में आपको क्या समझना है बच्चों, ये समझिए अच्छे से आप, ठीक है।
बच्चों अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पहले आप हेडिंग अच्छे से नोट कर लो। हेडिंग आप नोट करोगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो बता रहा है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग न्यूक्लिक एसिड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग न्यूक्लिक एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग न्यूक्लिक एसिड को हम डिवाइड करेंगे उसका पहला नेम क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा नेम क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। चलिए इनके बारे में हम लोग अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। चलिए पहला हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या है। देखिए इनके बारे में हमें पहले समझना होगा, तभी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं बच्चों। हाँ तो चलिए ठीक है, तो आप अच्छे से पहले देखिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो चलिए इनका डेफिनेशन आप देखिए न्यूक्लियोसाइड का क्या दिया है बच्चों, देखिएगा अच्छे से। चलिए डिफिनेशन देखिए, दोज पेंटोज शुगर विच डू नॉट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप देन दिस टाइप ऑफ शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। बहुत सिंपल तरीके से आपको बेटा समझाया गया है। देखिए बच्चों एक्चुअली ऐसा है कि पेपर के लिए हमें समझ में आना ज़रूरी होता है। कोई टॉपिक बहुत लेंदी हो, समझ में ना आए तो मज़ा नहीं आता है। आप किसी टॉपिक को बहुत शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन अगर समझ सको तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आप पेपर में कुछ नोट भी कर सको। ठीक है, लेंदी समझने से नोट करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स मैं आपके लिए लाया हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद भी कराऊँगा मैं। ठीक है, और केमिस्ट्री में आपको एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड के लिए जो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाते रहो, कॉपी में राइट करते रहो। ठीक है, और आज ही के दिन ये लेक्चर जो है 17 है, और इस लेक्चर में हम लोग आज इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो बच्चों हम लोग एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराना चाह रहा हूँ, न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड एक पेंटोज शुगर है। क्या बात है, कह रहा है न्यूक्लियोसाइड भी भैया एक पेंटोज से शुगर है। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड ही नहीं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड भी एक पेंटोज शुगर है। चलिए फिर से एक बार देख लो आप अच्छे से भाई। बेटा कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट का नाम होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा का नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड दोनों बच्चों पेंटोज शुगर होते हैं। कैसे शुगर होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं। ठीक है, दोनों पेंटोज शुगर हैं। तो बच्चों आपको अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, बता ही रहा हूँ तो एक चीज़ और भी जान लीजिए। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों आपको याद हो गया होगा, दोनों कैसे शुगर हैं, पेंटोज शुगर हैं, पेंटोज शुगर हैं। चलिए ठीक है, एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया। अच्छा, दूसरा चीज़ बच्चों ये समझना है, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था डीएनए और आरएनए को, डीएनए और आरएनए को। डीएनए आरएनए भी किसके पार्ट थे, न्यूक्लिक एसिड के पार्ट थे। लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो न्यूक्लिक एसिड का वो भी पार्ट था। न्यूक्लिक एसिड के मेनली 2 ही पार्ट थे, डीएनए आरएनए। लेकिन न्यूक्लिक एसिड को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करें तो वो 2 पार्ट हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। लेकिन एक चीज़ और है, अगर सही सही देखा जाए तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये दोनों पार्ट आरएनए के ही हैं। किसके पार्ट है बच्चों, आरएनए के। ये दोनों पार्ट आरएनए से रिलेटेड हैं। अभी मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कैसे दोनों आरएनए के हैं। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बात तो भाई डीएनए, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लिक एसिड को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यदि न्यूक्लिक एसिड को हम उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड एक पेंटोज शुगर होते हैं बच्चों। पेंटोज शुगर होते हैं तो यही दिमाग लगा लो, पेंटोज शुगर होगा तो अभी भी हमने पढ़ा था डीएनए आरएनए भी पेंटोज था। तो एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये दोनों आरएनए के ही पार्ट हैं, आरएनए। अब कैसे हैं हम लोग अभी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ और,
इनका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का, तो लुक लाइक एज आरएनए की तरह दिखेगा, आरएनए की तरह ही दिखेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आरएनए से रिलेटेड स्ट्रक्चर इनका बनता है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे न्यूक्लियोसाइड जब हम पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड एक पेंटोज शुगर है, और एक ऐसा पेंटोज शुगर है बेटा जो फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन नहीं करता है। तो चलो चेक कर लिया जाए फॉस्फेट ग्रुप है क्या भाई। फॉस्फेट ग्रुप का फार्मूला होता है PO4, और PO4 पे 3- का चार्ज होता है। इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। PO4 को कहते हैं बच्चों फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट ग्रुप। तो बच्चों इनका स्ट्रक्चर थोड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। चलिए फास्फोरस नोट करिए, 1 2 3 4 5 हो गया। कितने ऑक्सीजन को अटैच करना हमको बच्चों? 4 को। एक ऑक्सीजन को पहले आप डबल बॉन्ड लगाओ और तीनों साइड से एक एक ऑक्सीजन लगा लो, तीनों साइड से लगा। देखिए फास्फोरस तो यहाँ पे बैलेंस होगा, लेकिन ऑक्सीजन बच्चों बैलेंस नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस का चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन किसी से कितने साइड अटैच होता है? 2। ठीक है, तो 1 साइड से इधर, 1 इधर माइनस, 1 इधर माइनस, इसीलिए PO4 के ऊपर कितना माइनस का चार्ज आता है? -3 का। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा। PO4 को कहते हैं फॉस्फेट, और PO4 के ऊपर 3- का चार्ज है, इसी का नाम है फॉस्फेट आयन। तो बच्चों अब समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मैं बताना चाह रहा हूँ कि न्यूक्लियोसाइड जब हम पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड एक ऐसा पेंटोज शुगर है, ठीक है, जो फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन नहीं करता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन ना करे वही न्यूक्लियोसाइड है। चलिए इनका स्ट्रक्चर देख लिया जाए बच्चों। अभी मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होता है। किसकी तरह बच्चों? जल्दी बताओ। आरएनए की तरह। तो चलिए आरएनए का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा। आरएनए कैसा स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों? पेंटोज शुगर। तो पहले एक ऑक्सीजन हम नोट करेंगे, ऑक्सीजन के साइड में हम क्या लगाएंगे? 5 साइड से बॉन्ड। देखिएगा 1 2 3 4 हुआ, एक 5 हो गया ना। चलिए अभी हमको मालूम है जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले ऊपर बेस लिखते हैं ना, तो चलिए हम भी बेस नोट कर लिए। ऊपर बेस नोट किए कि नहीं किए? नीचे क्या होता है बच्चों? एच होता है। यहाँ पे भी लाइन करेंगे, यहाँ पर भी। बच्चों एक चीज़ और मैं बताया था, सबसे इस साइड में क्या ऐड होता है? CH2OH। आपको मालूम होगा, आप स्ट्रक्चर चेक करेंगे समझ में आएगा। यहाँ पर भी H होता है। चाहे हम DNA का बनाए चाहे RNA का, दोनों पेंटोज शुगर है। तो मैंने बताया कि RNA और DNA दोनों की स्ट्रक्चर तो पेंटोज शुगर हैं, दोनों तो RNA DNA दोनों पेंटोज शुगर होते हैं। और RNA DNA दोनों के स्ट्रक्चर में इनर साइड में H केवल H ही होता है, और कोई ग्रुप नहीं लगेगा, केवल H लगता है। तो चलिए यहाँ पर भी हम H लगा रहे हैं, यहाँ पर भी हमने H लगा दिया। ये भी समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको बताया था कि अभी न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनाना हो चाहे न्यूक्लियोटाइड का, दोनों के स्ट्रक्चर RNA से रिलेटेड हैं। इसका मतलब RNA में यहाँ पर भी OH होता है और यहाँ पर भी OH होता है, और सही देखिए तो ये स्ट्रक्चर RNA का ही है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और इसमें किसी प्रकार का, इस स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर हुआ आपका न्यूक्लियोसाइड का। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो अभी मैंने देखो नोट भी किया है कि इट्स स्ट्रक्चर लाइक एज RNA। ठीक है, कुछ RNA से मैच करता है, जैसे कि आप अच्छे से देख सकते हो। देखिएगा, ये देखिए पेंटोज शुगर है, 5 साइड आपने ड्रा किया। ठीक है, और लुक लाइक एज RNA, तो RNA में भी अंदर में H होगा। इस साइड में CH2OH लगता है, इधर H लगेगा। DNA होता तो यहाँ भी H लग गया होता, लेकिन DNA तो है नहीं, RNA की तरह बनेगा, तो भाई यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, ऊपर बेस, यहाँ H। ओके, तो समझ में आ रहा होगा, ये मैं समझा चुका हूँ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या है? कहता है कि न्यूक्लियोटाइड भी एक पेंटोज शुगर है, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर लुक लाइक है, कुछ सिमिलर दिखना चाहिए। किसकी तरह? RNA की तरह। किसकी तरह दिखना चाहिए? RNA की तरह। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या ऐसा दिखता है कि नहीं। तो न्यूक्लियोटाइड में लेकिन एक बात और है, न्यूक्लियोसाइड जहाँ लग रहा है वहाँ फॉस्फेट ग्रुप कंटेन नहीं होता है, फॉस्फेट ग्रुप कंटेन नहीं होता है। लेकिन बेटा न्यूक्लियोटाइड जहाँ लग जाएगा वहाँ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। यही थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी सब सेम है।
मैं आपको अंतर बता रहा हूँ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोसाइड में कोई फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में कोई फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, बस इतना अंतर है। ओके, चलिए डिफिनीशन भी बहुत सिंपल है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। दोज पेंटोज शुगर विच कंटेन फॉस्फेट ग्रुप देन दीज टाइप ऑफ शुगर आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियोसाइड की भी डिफिनीशन कुछ ऐसे ही सिमिलर थी। कैसा था? न्यूक्लियोसाइड में हमने पढ़ा कि दोज पेंटोज शुगर विच डू नॉट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप देन दिस टाइप ऑफ शुगर आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि इसमें कंटेन करता है, क्या बताएंगे? दोज पेंटोज शुगर विच कंटेन फॉस्फेट ग्रुप देन दिस टाइप ऑफ शुगर यूनिट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। चलिए देखते हैं फॉस्फेट कैसे कंटेन करेगा बच्चों। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी में आप अच्छे से देखिएगा बच्चों। चलिए हम लोग पहले पेंटोज शुगर थोड़ा बनाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखते रहिएगा अच्छे से। ये मैंने पेंटोज शुगर बना लिया। ओके, अब हम एक काम करेंगे। आपको मालूम है सबसे ऊपर क्या लगता है बच्चों? बेस, मालूम है ना? ठीक है, नीचे क्या लगेगा? एच। पेंटोज है तो भाई अंदर में एच ही एच होगा, और आरएनए से रिलेटेड है तो यहाँ पर भी OH होगा, यहाँ पर भी OH होगा। यहीं से थोड़ा आपको ध्यान देना है बच्चों। देखिएगा यहाँ जब फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो फॉस्फेट ग्रुप का फार्मूला क्या है देख लो पहले। PO4, एक O डबल बॉन्ड ऊपर लग जाएगा, एक O इधर, एक O इधर और एक O इधर, और इधर पे लगता है CH2OH। तो बच्चों यहाँ पर जो ग्रुप लगेगा यहीं आपको बहुत समझना है। यहाँ तो CH2 लगेगा, लेकिन यहाँ OH हट जाएगा, और ये ऑक्सीजन बच्चों डायरेक्टली अटैच हो जाएगा कार्बन से, ऐसे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। और आपको मालूम है इस ऑक्सीजन पे एक माइनस है, इधर भी एक माइनस का चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एक बात है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। और एक बात क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो गया। कौन ग्रुप प्रेजेंट हो गया बच्चों? ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो गया। ठीक है, और ये प्रेजेंट किस में हुआ? देखो जो पेंटोज शुगर है इसमें अटैच हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको बच्चों। क्या बताना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। मैं बस एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी पेंटोज शुगर में यदि एक फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिएगा, उसका नाम होगा एडिनोसाइन। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, फिर सुनिएगा। किसी भी पेंटोज शुगर में, ये सपोज करिए पेंटोज शुगर है, इसका स्ट्रक्चर लुक लाइक एज आरएनए की तरह दिख रहा है। इसमें यदि एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो इसका नाम होगा AMP। क्या नाम होगा बच्चों? AMP। AMP का मतलब एडिनोसाइन, एम मीन्स मोनोफॉस्फेट, मोनो का मतलब एक। ओके, यदि दो फॉस्फेट ग्रुप लग गए, कितने फॉस्फेट? दो फॉस्फेट ग्रुप अगर लग जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे ADP। क्या बोलेंगे? ADP। ए माने एडिनोसाइन, डी का मतलब डाई फॉस्फेट। ठीक है, पेंटोज शुगर में एक फॉस्फेट लगेगा तो AMP का मतलब हुआ एडिनोसाइन में एक फॉस्फेट, तो उसका नाम होगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यदि पेंटोज शुगर में ही दो फॉस्फेट लगेंगे तो नाम होगा एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। यदि उसी पेंटोज शुगर में 3 फॉस्फेट ग्रुप लग जाएंगे तो नाम होगा एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो मैं समझाया था फॉस्फेट का वहीं देखो बना हुआ है, समझ में आ रहा होगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ, जो भी समझाया था वही चीज़ फिर है। देखिएगा, जैसे अभी मैं जस्ट बताया था एग्जैक्ट वैसे है, आपको समझ में आ रहा होगा। पेंटोज शुगर आपने बना लिया, बनाना पेंटोज शुगर, बेस लगा लिया, एच लगा लिया। भाई लुक लाइक एज आरएनए है तो अंदर में एच होगा, बाहर में OH होगा। और यहाँ पर CH2OH लगता है, लेकिन CH2 लगेगा, OH हटा देंगे हम लोग क्योंकि किस फॉस्फेट ग्रुप से अटैच करना है। यहाँ पर भी H, और यहाँ पे आपको मालूम है फॉस्फेट ग्रुप है ही है, लग गया। तो अगर एक फॉस्फेट लगा है तो AMP कहलाएगा। AMP मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये आप लोग NCERT की हेल्प से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए नोट्स में बना के समझाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए NCERT में केवल इसको स्ट्रक्चर को आपको देखना है बस। ओके, तो चलिए
अब अगला टॉपिक है, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके नियरेस्ट हम लोग जा रहे हैं, और ये हेडिंग है DNA फिंगर प्रिंटिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है? तो DNA फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग समझते हैं क्या दिया है, अच्छे से देखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है। ठीक है, DNA फिंगर प्रिंटिंग आप लोग अच्छे से पहले हेडिंग नोट करो। हेडिंग में चलिए शुरुआत होती है यहाँ से। हेडिंग में क्या है? इट इज़ नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ यूनिक फिंगरप्रिंट। कह रहा है कि इट इज़ नोन एज, यह सब लोग जानते हो कि प्रत्येक, यहाँ नॉर्मल समझना है कि जितने भी ह्यूमन होते हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबका जो DNA फिंगरप्रिंट है वो यूनिक होता है, वो सेम नहीं मिलेगा। मोस्टली या मैक्सिमम आप कह सकते हो कि वो डिफरेंट मिलता है, बहुत कम सेम मिलेगा। ठीक है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करते हैं, या कोई डेड बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? A sequence of bases on DNA is also unique for a person and information regarding this is called DNA fingerprinting। खूब अच्छे से बेटा फिर से एक बार आप लोग अच्छे से फिर से पढ़ी, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, देखिएगा पॉइंट फर्स्ट है, a sequence of bases on DNA is also unique for a person and information regarding this is called DNA fingerprinting। कह रहा है कि कोई भी मनुष्य हो, बच्चों आपको बताया जा रहा है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग है क्या। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा आइडेंटिफाई करने का तरीका है जिसकी वजह से, जैसे आपको मालूम है कि आपको बताया जा रहा है कि DNA फिंगरप्रिंट जो होता है ये प्रत्येक इंसान का जो DNA है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और DNA फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हम किसी भी जैसे मैंने आपको बताया कि कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा हम इसके बारे में पहले समझते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन DNA, ओके, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। इज़ आल्सो यूनिक, प्रत्येक इंसान का जो DNA होता है, ठीक है, और आपको मालूम है जो ब्लड होता है बच्चों वो बेसिक नेचर में होता है। ठीक है, इसलिए बेसिस का नाम यूज कर रहा है, ये समझिएगा, क्योंकि DNA जो ब्लड है उसका pH होता है 7.4 और यह एक वीक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस है, इसलिए आप जानिएगा ये बेसिस की बात इसीलिए कर रहा है। तो प्रत्येक इंसान का जो DNA है वो यूनिक होता है। ठीक है, किसी पर्सन के लिए जो DNA है वह एक यूनिक होता है, इसीलिए उसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को कहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है, अगला नंबर पे है, DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ नाउ यूज्ड। DNA फिंगरप्रिंटिंग का अब हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, और ये पेपर में आता है बच्चों, इसलिए बार बार कह रहा हूँ उसको नोट करके रट लीजिएगा। अब बहुत सिंपलीफाई तरीके से आपको बताया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड। इट इज़ मीन्स किसका? इट इज़ का मतलब हुआ DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़। अच्छे समझिएगा, यहाँ कह रहा है इट इज़ यूज्ड, भाई किसका यूज़? तो जब समझिए कि वहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब हुआ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ओके बच्चों, बहुत सिंपल वर्ड में नोट किया गया जिससे आपको इजली वे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है? इट इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक आई रिपीट अगेन, इट इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है, क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम फॉरेंसिक, जो इसे कहते हैं, नहीं अभी आप क्राइम पेट्रोल देखते हो तो वहाँ फॉरेंसिक लैब होती है। ठीक है, डेड बॉडी को वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए रखा जाता है, क्रिमिनल को पकड़ के उनको आइडेंटिफाई करने के लिए रखा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ हम लोग DNA फिंगरप्रिंट से ही कंफर्म कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन
पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसको लोग अपने स्वयं के कार्यों के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप देखते हो आजकल प्रत्येक स्कूल में, मोस्टली स्कूल में बच्चों के लिए, टीचर के लिए भी अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक लग जाता है। तो बायोमेट्रिक में जो हम थंब लगाते हैं उसी की बात कर रहा है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। लोग अपने इंडिविजुअल के लिए भी यूज करते हैं। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या है। थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर देखिएगा, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट by comparing the DNA of parents or children's. I repeat again about third point. It's used to identify the dead bodies in any accident by comparing the DNA of parents or children's. जैसे कोई भी बॉडी डेड हो जाती है तो वो पहचान में अगर ना आए तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले बॉडी का डीएनए ले लेते हैं और उसके डीएनए से हम लोग, जो लोग आते हैं उनके डीएनए से मैच करते हैं। ठीक है, उसके पेरेंट्स से या उसके बच्चों से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। तो बच्चों थोड़ा आगे चला जाए। अब आगे हेडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, अब लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का, वैसे लास्ट हेडिंग है। ठीक है, इसके बाद बच्चों, कुछ बच्चे थे, कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए थे, सर आप एक दो चीज़ छोड़ दिए हो, मैं पढ़ाया था लेकिन मैं फिर से भी उनको फिर से बता दूंगा इसी वीडियो में। क्या है हेडिंग है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, चलिए जल्दी जल्दी देख लिया जाए। ठीक है, दिया है डीएनए इज द केमिकल्स। डीएनए एक टाइप का केमिकल होता है। डीएनए इज द केमिकल्स बेसिक ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मीन्स बड़े बड़े मालिक्यूल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। दे कैरी, फिर से मैं यहाँ से एक बार पढ़ रहा हूँ, यहाँ से आप लोग देखिएगा बच्चों, एक बार मैं फिर से शुरू से ही रिवाइज करा दे रहा हूँ। ओके बच्चों, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ओके, तो मैं आपको फिर से इसके बारे में थोड़ा, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाह रहा हूँ। एक बार आप अच्छे से हेडिंग को पहले अच्छे से फिर से पहले नोट कर लो, तब मैं बताता हूँ। हेडिंग क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और ये लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का। ओके, तो इसमें आप देखिएगा अच्छे से, हेडिंग है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। देखते चलिए। दिया है डीएनए इज द केमिकल्स basic of heredity and may be regarded as the reserve of genetic information. Nucleic acid are the most important macromolecules for the continuity of life. They carry the genetic value print of a cell and carry instruction for the functioning of the cell. Okay, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं भाई क्वेश्चन सर नहीं बताए। क्वेश्चन मैं आपको उनको बता दे रहा हूँ। जो ऐसे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो मैं मोस्टली जैसे 20-25 क्वेश्चन दिए होंगे एनसीईआरटी में, तो मैं आपको मोस्टली 16-15 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड में बहुत आते हैं, उनको मैं बताते चल रहा हूँ। अच्छे से आप लोग देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पे देखो हेडिंग भी ऊपर क्या है, बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। इसका मतलब जो बोर्ड में ज़्यादा आते हैं। और बच्चों मैं सीबीएसई बोर्ड में करीब 5 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो हमें काफ़ी अनुभव हो गया है कि पेपर कैसे पुटअप किए जाते हैं, कैसे आते हैं, इसलिए और काफ़ी बढ़िया जो है रिस्पांस रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं काफ़ी, जैसे मैं 5-6 साल से पढ़ाते पढ़ाते ये अनुभव हो गया है और बच्चों को जो बताया जाता है काफ़ी उसमें से मैच करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा तैयार करो जो मैं आप लोगों को नोट करा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें, व्हाट आर इन्वर्ट शुगर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बच्चों तो देखते रहिएगा, इन्वर्ट शुगर क्या होते हैं, व्हाट आर इन्वर्ट शुगर। तो चलिए देखिए, इसका आंसर भी नीचे दिया है, द कम्बिनेशन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर आर कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। क्या बात है, इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको तुरंत याद हो जाएगा।
क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, व्हाट आर इन्वर्ट शुगर? इन्वर्ट शुगर क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर आर कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज एंड, देखिए जितना अमाउंट में ग्लूकोज लीजिए उतना अमाउंट में फ्रक्टोज को लीजिए, दोनों को मिक्स करिए, जो बनेगा वो कहलाएगा इन्वर्ट शुगर। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अभी इसी वीडियो में मैं खूब अच्छे से समझाया हूँ इसके बारे में, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रा द हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो हावर्थ स्ट्रक्चर भी मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार, लेकिन आप लोग हावर्थ स्ट्रक्चर को जो मैं वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट में 1 to 16 वीडियो को प्लेलिस्ट में फिलअप किया है। तो 1 to 16 वीडियो में आप लगातार वीडियो को वॉच करिएगा, तो उसमें हावर्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बताया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। जिन बच्चों को देखने के बाद भी अगर कम आएगा तो करीब मान के चलिए कि 10 जुलाई के पहले मैं वीडियो बोर्ड पे पढ़ा के अच्छे से समझा के भेज दूंगा। आप लोग उसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिससे आपका जो भी क्लैरिफिकेशन में दिक्कत होती है, जो भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, जो भी क्लैरिफाई सही से नहीं हो पा रहा, वो अच्छे से हो जाएगा। ओके बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का, ड्रा द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। भैया ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज फ्रक्टोज का भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगा वो मैं फिर से एक बार बताऊंगा आपको। केवल स्ट्रक्चर ही मैं ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझा, वाइट ग्रीन बोर्ड पे आपको अच्छे से समझा के बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। 5 है, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। इसको तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। मोनो मीन्स होता है 1 और सैकेराइड मीन्स होता है यूनिट ऑफ शुगर। बच्चों भूलना मत, सैकेराइड्स पहले आप जान लो। सैकेराइड क्या है बच्चों? सैकेराइड को कहते हैं यूनिट ऑफ शुगर। कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय सैकेराइड, तो बताइए सैकेराइड इज ए यूनिट ऑफ शुगर। सैकेराइड एक शुगर की यूनिट है। ओके, अब कह रहा है मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स जिसमें शुगर की 1 यूनिट हो, मोनो मीन्स 1 होता ही है, और सैकेराइड मीन्स यूनिट ऑफ शुगर। तो देख के आंसर बताओ भाई। कह रहा व्हाट आर मोनोसैकेराइड, मोनो मीन्स 1, सैकेराइड मीन्स यूनिट ऑफ शुगर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि दोज बायोमॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ओनली 1 शुगर यूनिट। आई रिपीट अगेन, those biomolecules which consist only 1 sugar unit, then this type of biomolecules are called monosaccharides। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। डाइसैकेराइड, अच्छा मोनोसैकेराइड का एग्जांपल भी देख लो, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। ओके, फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। गलैक्टोज ये भी एक मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। तीनों का फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गलैक्टोज तीनों का फार्मूला सेम होता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? तो ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आपको बता दिया जा रहा है। तो बच्चों आपको मैं बता रहा था क्वेश्चन कौन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत सिंपल है भाई, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? तो आपका आंसर होगा दो शुगर्स विच है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एंड गिव ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सॉल्यूशंस। I repeat again about the definition of reducing sugar. Those sugars which have free aldehyde group, ऐसे शुगर यूनिट जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप रखते हैं और साथ में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट शो करते हैं विद द फेलिंग सोल्यूशन के साथ। तो आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स, दोज शुगर्स विच है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एंड गिव ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा रिड्यूसिंग शुगर क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। दो शुगर विच डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, देन दिस टाइप ऑफ शुगर आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
देखिए एक बात और भी है बच्चों, इनको आप एक लाइन से सिंपल तरीके से कह सकते हो, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। तो रिड्यूसिंग की एक लाइन केवल बता दो, रिड्यूसिंग शुगर, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, तो आपका आंसर होगा दो शुगर विच हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, देन दिस टाइप ऑफ शुगर आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। या ऐसे भी कह सकते हो दो शुगर विच हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप विद दो शुगर विच हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप and give brick red precipitate with failing solution. Okay, and second आप non reducing के बारे में ऐसे बता सकते हो, those sugar which do not have free aldehyde group and do not give brick red precipitate with failing solution। तो बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर पे क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर पे है व्हाट आर ग्लाइकोजन, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। इसको मैं ग्लाइकोजन को खूब अच्छे से बताया हूँ। ग्लाइकोजन क्या होते हैं बच्चों, थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूँ ग्लाइकोजन क्या होते हैं, अच्छे से आप सुनते रहो। ग्लाइकोजन इज़ पॉलीसैकेराइड, अच्छे से नोट करते रहिए। ग्लाइकोजन क्या है भाई, व्हाट आर ग्लाइकोजन, तो आपका आंसर होगा ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीसैकेराइड, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ सी, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, उसका जो है क्या नाम उसका है, तो बच्चों आप देखते रहिएगा। इसका फार्मूला होता है ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10O5 पूरे के होल पे n। मैंने एक बात आपको बताया था, पॉलीसैकेराइड में मेन कौन कौन आते हैं। पॉलीसैकेराइड में एक स्टार्च आता है, दूसरा सेलुलोज आता है, सेलुलोज आता है, और तीसरे नंबर पे जो आता है उसी का नाम है ग्लाइकोजन। तीसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है ग्लाइकोजन, और तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है C6H10O5 पूरे के होल पे n। तो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन ये तीनों पॉलीसैकेराइड हैं, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10O5 ओके पूरे के होल पे n, ये तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले में होता है। तो ग्लाइकोजन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लो कि ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीसैकेराइड, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ C6H10O5 पूरे के होल पे n। आगे, इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, इसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन की तरह दिखता है, एंड इज रेदर हाईली ब्रांच्ड where as starch consists of both amylose and amylopectin, carbohydrates are stored in animal body, जो कार्बोहाइड्रेट एनिमल बॉडी में स्टोर्ड होता है बच्चों उसी को ग्लाइकोजन कहते हैं। को बच्चे सुनिए, जो जैसे कोई भी एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसी स्टोर कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं ग्लाइकोजन। को बच्चे से याद करो ग्लाइकोजन क्या है, तो बताइए कि एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं उसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, आगे अगला क्वेश्चन आता है, यस अगला क्वेश्चन आ रहा आपका 8 नंबर पे है, व्हाट आर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। कह रहा है सुक्रोज एंड लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है। इसका मतलब ये हुआ सुक्रोज किन दो शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं और लैक्टोज किन दो से मिलकर बनते हैं। तो चलिए एक एक को मैं बता रहा हूँ, पहले सुक्रोज को जान लीजिए। सुक्रोज जो दो शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं उनका नाम क्या है, एक का नाम होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और दूसरे का नाम होता है बीटा डी फ्रक्टोज। फिर से सुनिए, सुक्रोज दो शुगर यूनिट से मिलके बनते हैं, एक का नाम है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और एक का नाम है बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसका आंसर हो गया। दूसरे का सुनिएगा लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज किससे बनता है, लैक्टोज का आप जान लीजिए पहले। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ लैक्टोज भी दो चीज़ से बनता है, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी गैलेक्टोज। अच्छा सुनिएगा दोनों, मैं फिर से एक बार इसका आंसर दे रहा हूँ। सुक्रोज जितने, कहने का सेंस ये हुआ बच्चों, सुक्रोज जिन दो शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं उन, जब वो दोनों शुगर यूनिट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा एक मिनट आप देखिए समझ में आ जाएगा। देखिएगा जैसे अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है।
ये दोनों ही शुगर यूनिट जब आपस में मिलती हैं तो वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ लिया है, कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, मतलब कौन सी दो शुगर यूनिट है जिनको मिलाएंगे तो वाटर निकलेगा। तो भाई ये सुक्रोज में किन कौन कौन से दो शुगर यूनिट है, तो आपका आंसर होगा सुक्रोज में पहला जो शुगर यूनिट है उसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा जो शुगर यूनिट है उसका नाम है बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज को मिलाओगे तो वाटर बाहर निकलेगा, तो आंसर होगा इसका अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। चलिए ऐसे दूसरे का बताओ, लैक्टोज का। तो लैक्टोज में भी दो शुगर यूनिट आपस में मिलेगा तो वाटर बाहर निकलेगा। कौन कौन दो है, पहले का नाम है बीटा डी ग्लूकोज और दूसरे का नाम है बीटा डी ग्लैक्टोज। अच्छे से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर पे है, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन। ओके, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन, इनमें से कौन ऐसे हैं जो प्रोटीन से रिलेटेड है। पेप्टाइड लिंकेज, बात समझिएगा, सॉरी क्वेश्चन क्या पूछ रहा पहले देख लिया जाए अच्छे से। कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन, कह रहा है कि निम्नलिखित को डिफाइन करो एज रिलेटेड टू प्रोटीन, जो प्रोटीन से रिलेटेड हो। पेप्टाइड लिंकेज है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इन सब को डिफाइन करना है। पेप्टाइड लिंकेज को भी, पेप्टाइड लिंकेज की डिफिनीशन बतानी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बताना है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बताना है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में पढ़ाया था लेकिन कुछ बच्चों ने कहा नहीं पढ़ाया हो सर, इसलिए मैंने फिर से सोचा है फिर से पढ़ा दूंगा और इसी वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। तो ये सब आपको इतना तो मालूम है, प्राइमरी में पढ़ाया हूँ, और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है मैं पढ़ाया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, जान लीजिए। जब कभी भी दो अमीनो एसिड आपस में अटैच होते हैं तो वह दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा अटैच होते हैं। पेप्टाइड लिंकेज कहते किसको हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH के द्वारा जो बॉन्ड बनता है बीच में, इसी बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं बच्चों, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, गिव टू एग्जांपल। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। अब मैं थोड़ा रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो नॉन इसेंशियल कहलाते हैं, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 अमीनो एसिड, बच्चों फिर सुनिएगा इसका आंसर 10 नंबर का। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या है पहले जान लीजिए। इसेंशियल क्या होता है, those amino acids which do not synthesize in human body, then this type of amino acid are called essential amino acid। जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। और नॉन इसेंशियल क्या है, क्या बताएंगे इसके बारे में, इसके बारे में बताएंगे दोज अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, दोज अमीनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, ऐसी अमीनो एसिड जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होती है, बनती है, वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होती है। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और 10 हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर पे क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो चलिए मैं आपको बहुत जल्दी इसी में अंतर बता दे रहा हूँ। इधर मैं नोट कर रहा हूँ फाइब्रस और इधर हो गया आपका ग्लोबुलर। बच्चे सुनिएगा, तो इधर आपको ग्लोबुलर के बारे में बता रहा हूँ, इधर फाइब्रस के बारे में। पहले आप फाइब्रस के बारे में सुन लीजिए। फाइब्रस ट्रिक से समझिए, फाइब्रस मीन्स फाइबर। क्या बच्चों फाइबर वाटर में सॉल्युबल है, नहीं है, तो यहीं से ट्रिक लगाइए, दोज प्रोटीन विच डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर देन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। बच्चों अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। नंबर 1 पे मैं एक साइड में आप फाइब्रस नोट करो, एक साइड में ग्लोबुलर। तो फाइब्रस के बारे में पहले बताइए, ट्रिक देखिए फाइब्रस का मतलब फाइबर। क्या फाइबर वाटर में सॉल्युबल है, तो आपका आंसर होगा नहीं सॉल्युबल है। तो आप बताएंगे सर दोज प्रोटीन विच डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर देन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे नेल्स है, हेयर है, मसल्स है, एट्सेट्रा। ठीक है,
तो आप आसानी से बता सकते हो इसको। आप दो नाम से और बता सकते हो, केराटिन एंड मायोसिन। क्या नाम बताओगे? केराटिन एंड मायोसिन। तो केराटिन के अंतर्गत में आता है नेल्स, हेयर, और मायोसिन के अंतर्गत में आएगा आपका मसल्स हो गया, एटसेट्रा। अब दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है भाई? दोज प्रोटीन विच आर सॉल्युबल इन वाटर, देन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो वाटर में सॉल्युबल है वो ऐसे प्रोटीन, बच्चों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोज प्रोटीन विच आर सॉल्युबल इन वाटर, देन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा जैसे है, आप कह सकते हो कि जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको किसकी सुई लगती है? इंसुलिन की। तो इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है, इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन है जो ग्लोबुलर प्रोटीन का पार्ट होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर पे, व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम क्या है भाई? तो पहले बताइए, एंजाइम्स आर गुड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम एक बहुत अच्छा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, ठीक है। आगे बताओगे, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स। ओके बच्चों, आगे चलिए, थोड़ा थोड़ा आप समझते रहिए। अब देखिए, हाउ आर विटामिन क्लासीफाई। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आप वीडियो देखेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन ऐसे है, व्हाई आर विटामिन ए एंड सी आर इसेंशियल टू अस। ठीक है, क्यों हमारे लिए विटामिन ए और सी आवश्यक है? गिव देयर इंपॉर्टेंट सोर्सेस। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स। खूब बढ़िया पढ़ा दिया हूँ इसी वीडियो में। मेंशन देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बहुत अच्छे से इसी वीडियो में पढ़ाया गया है। और ये एक टॉपिक लास्ट का बचा है, आप बहुत जल्दी देखिए भाई, वीडियो हमको लग रहा है बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन ठीक है, चलिए देख लिया जाए। ये टॉपिक मैं पढ़ाया था लेकिन बच्चों ने कहा सर आप पढ़ाए नहीं, इसलिए मैं सोचा फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है, इसलिए आप अच्छे से देखिए वीडियो को और खूब बढ़िया से वॉच करिए वीडियो को। हेडिंग है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? खूब अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम with a unique three-dimensional structure and biological activity is called a native protein. When protein is in its native form, then which have physical change like in temperature or chemical change like in pH, then the hydrogen bond are disturbed due to globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. खूब अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैं जब पढ़ाया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना था, देखिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर का आप प्रोटीन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना था, मतलब ऐसे, इसी पे ही थोड़ा सा आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे मैं बनाया था, आपको याद आ जाएगा, आप देखेंगे अच्छे से। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना था, कॉयल की तरह, ठीक है। तो कहने का सेंस हुआ जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है लुक लाइक एज कॉयल की तरह होता है। तो ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो डिस्टर्ब हो जाए और डिस्टर्ब होकर उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाए बच्चों, अच्छे से देखिए, डिस्टर्ब होकर उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या हो जाए? अनकॉइल्ड हो जाए। अनकॉइल्ड मीन्स कॉयल के रूप में ना बन पाए, ठीक है, और वह प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज़ करे। तो ऐसे ही प्रोटीन को, ऐसे ही सिस्टम को कहते हैं डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाए, प्रोटीन का नेचर जब डिस्टर्ब होता है तो उसे कहते हैं डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये देखिएगा, चलिए देख लीजिएगा अच्छे से, देखिएगा, दिया है प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है भाई? बायोलॉजिकल सिस्टम में। आगे है विद अ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। और उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं नेटिव प्रोटीन, ठीक है। आगे फिर देखिएगा, व्हेन प्रोटीन
आगे है व्हेन प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, जब कोई प्रोटीन नेटिव फॉर्म में हो जाती है, देन विच हैव फिजिकल चेंज, तब उसमें कुछ फिजिकल चेंज होता है, जैसे लाइक की टेम्परेचर होता है। आगे क्या चेंज होगा बच्चों, बहुत सिंपल है समझना। ये कह रहा है प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रोटीन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है विद यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ, एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसे कहते हैं नेटिव प्रोटीन। और यही नोट और आगे क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रोटीन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है विद यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ, एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ही कहते हैं, उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं नेटिव प्रोटीन। हम क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन। व्हेन प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, जब हमारा प्रोटीन नेटिव फॉर्म में हो जाता है तब उसमें कुछ चेंजिंग होती है, लाइक जैसे कि उसमें कुछ फिजिकल चेंज होता है। बात समझिएगा बच्चों, यही थोड़ा समझना है। कह रहा है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटीन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है विद यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ। बहुत सिंपल है समझना। कह रहा है कि प्रोटीन एक ऐसा पार्ट है जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है विद यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ, एंड उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं नेटिव प्रोटीन। बच्चों इतना समझ में आ गया ना। अब आगे चलिए, आगे कह रहा है व्हेन प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, यही समझना है। जब प्रोटीन हमारा नेटिव फॉर्म में हो जाता है तो उसमें कुछ फिजिकल चेंज होता है, और वह फिजिकल चेंज लाइक टेम्परेचर के रूप में होगा, और उसमें केमिकल चेंज भी होगा, लाइक जैसे पीएच होगा। तो कहने का सेंस ये है, कह रहा है कि जब हमारा प्रोटीन नेटिव फॉर्म में होगा तो उसमें कुछ फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज होगा तो कैसा फिजिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा तो उसका जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। और उसमें अगर केमिकल चेंज होगा तो लाइक जैसे उसका पीएच चेंज होगा, ठीक है। और इस ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कॉयल होगा वो कैसा हो जाएगा, अनकॉयल्ड हो जाएगा, और जो प्रोटीन है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज करेगा, और इसी सिस्टम को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलेंगे बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों खूब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ओके, और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और काफ़ी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बता दिया, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।